हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, जिसमें हम सोल्यूशन और उससे बेसिक रिलेटेड टर्म्स को स्टडी कर चुके हैं। अब हम इसी की एक इम्पॉर्टेंट लॉ सोल्यूशन की उसे स्टडी करेंगे, दैट इज राउल्ट्स लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, बिकॉज जो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो इससे रिलेट करेगी। ठीक है, राउल्ट्स लॉ से कि वो क्या होती है। अब राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले ये किससे रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। हमने बात की थी सोल्यूशन की। सोल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दें, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मीन्स जिसकी वेपर्स में बनने की टेंडेंसी ना हो, ठीक है, कम हो, उसे हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अगर हम एक ऐसा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सोल्यूशन में डाल दें तो वह सोल्यूशन की स्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर देता है। इसकी खुद की तो होती नहीं, तो दूसरे को अपने साथ बाउंड कर लेगा। बाउंड करने की वजह से जो सोल्यूशन है उसकी भी स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस डिक्रीजेस स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की स्केपिंग टेंडेंसी को भी ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर। अब इनके बीच में कितना डिक्रीज आएगा, मींस कितने सॉल्वेंट डालने पे, क्या कंसेंट्रेशन पे कितना डिक्रीज आया, इसे स्टडी किया राउल्ट्स ने। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो इसकी जो प्रॉपर डिफाइन होती है वो कहते हैं राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द प्रॉपर डिफाइन। ठीक है, अभी हम देखेंगे अभी हम ए आई है, सॉरी वन नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारी राउल्ट्स लॉ है। अब इसकी डिफाइन की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा, हमने बात की एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ने क्या करना है, सोल्यूशन की स्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर देना। अब देखो, तो एक सोल्यूशन के अंदर द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये कंपोनेंट का है सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, ये है उसका प्योर स्टेट में। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ठीक है, ये सोल्यूशन में ये उसका मोल फ्रैक्शन जो हमने सॉल्वेंट लिया, इनटू ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है प्योर स्टेट में कि उसका प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर आएगा। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहती है, कितना सॉल्वेंट का सोल्यूशन में, मीन्स कंपोनेंट का सोल्यूशन में कितना है, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। क्लियर। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। अब हमने यहाँ पर बात की है एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की। एक मेरे पास है सोल्यूट, एक है मेरे पास सॉल्वेंट। ठीक है, दो चीजें आ गई मेरे पास। अगर मेरा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द सोल्यूशन वो तो नील हो गया, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्यों, वैसे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किस किस के बराबर होना चाहिए था, टोटल होना चाहिए था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। बट सोल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलाटाइल। फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, अगर मेरा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो उसका तो कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। जब कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो प्योर सॉल्यूशन का किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्वेंट के बराबर, कि सॉल्वेंट का कितना। क्लियर, ये चीज आ गई हमारे पास। इसका मतलब आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है,
नो डाउट यहाँ पे पहले तो बात हो रही थी सॉल्वेंट की, बट बिकॉज सल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो सॉल्वेंट वाला ही सोल्यूशन के बराबर होगा, बिकॉज सल्यूट का तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो हम इसे यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकती हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम उसे PS से रिप्रेजेंट करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसे हम X से रिप्रेजेंट करें, X1, ठीक है, इन प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट है, ठीक है। 1 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को और जो 2 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूट को। ये चीज याद रखनी है, ये पूरे चैप्टर में हम सेम रहेंगे, ठीक है। X1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर। अब हमने पीछे पढ़ा था जो मोल फ्रैक्शन होता है, आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी नो दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जिसका निकालना है उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइड बाय उनका सम, ये चीज होती है, ठीक है। तो मुझे पता है X1 किसके बराबर है, N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर। मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकती हूँ। यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 3 में यूज करो तो PS इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू P नोट। ये चीज आ गई मेरे पास। ये P नोट मैं इसके नीचे ले जा सकती हूँ, तो PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। ये टर्म मेरी इसके बराबर आ गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग ईच साइड फ्रॉम 1, मैंने 1 से माइनस कर दिया। ठीक है, एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये चीज आएगी विच इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, सॉरी N2 अपॉन N1 प्लस N2। 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा मेरे पास, N2। क्लियर। अब देखो अभी हमने कहा था X1 क्या है, N1 अपॉन N1 प्लस N2, यहाँ 2 ऊपर है तो दैट मीन्स ये टर्म मेरी किसके बराबर होगी, X2 के। तो यहां से मेरा ये रिजल्ट आ गया। क्लियर आ गया। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है मेरी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो P नोट माइनस PS है ये है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो P नोट माइनस PS अपॉन P नोट है ये है मेरा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने इसके बाद पढ़नी है। ठीक है, वो हमने इसके यहाँ पे निकाली, किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू X2। व्हाट इज X2? X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैंने पहले कहा था जो 2 नंबर है वो किसका है, सोल्यूट का, और 1 नंबर किसका है, सॉल्वेंट का। तो ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। क्लियर। यहां पर आ गया X2 डन। तो ये आ गई मेरी राउल्ट्स लॉ जिसे हमने पढ़ा। अब मैं इसी को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, एक्सप्रेस करो इसे। द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस वाली चीज से डिफाइन करेंगे। द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट इन सोल्यूशन। इसी चीज से यहीं से डिफाइन करना है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर relative lowering of vapor pressure of solution having या containing non volatile solute is equal to mole fraction of solute in solution।
ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई इसकी डिफाइन। किसकी डिफाइन? राउट्स लॉ की। एक डिफाइन तो हमने पहले की थी कि ये किसके बराबर है, जिस भी कंपोनेंट का निकालना होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन और जो उनका प्योर स्टेट में आ रहा है उसके बराबर। क्लियर? ये चीज आ गई मेरे पास। अब देखो मैंने यहाँ पे पीछे निकाला है, जो पिछली वाली मेरी डिफाइन थी मैं उसे लिख रही हूँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2 विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर? ये चीज आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा सोल्यूशन बहुत ज्यादा डिल्यूटेड है, फॉर डिल्यूटेड सोल्यूशन, अब सोल्यूशन अगर बहुत ज्यादा डिल्यूटेड है इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूट क्या स्मॉल है, मीन्स सोल्यूट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट, सॉरी, ये चीज तो याद रखनी है क्योंकि इस बारे पूरे चैप्टर में जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करोगे हर बार कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, हर बार ये वाला स्टेप करना है कि अगर सोल्यूशन डिल्यूटेड है तो सोल्यूट इज स्मॉल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो सोल्यूट का अमाउंट कितना n2, ठीक है, और सॉल्वेंट के n1, सो वी कैन निग्लेक्ट n2 कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू n1। तो n1 के कंपैरिजन में n2 तो बहुत छोटा होगा, आप निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी मेरी इक्वेशन आई, मैंने पीछे इक्वेशन नंबर 3 तक ले लिया था आई थिंक, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 4 ले रही हूँ। ठीक है, तो यूज दिस इन इक्वेशन 4 में आप इसे यूज कर लो। 4 में यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n2। तो नीचे जो दोनों का सम है ये तो बहुत स्मॉल है, हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा n1। क्लियर? अब हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो तो फिक्स हो गया, हमारे पास कोई भी जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसका क्वांटिटी क्या आ जाती है, फिक्स हो जाती है। मीन्स फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं सॉल्वेंट को फिक्स कर दूं, यानी कि सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो ये इक्वल हटेगा। अगर मैं कांस्टेंट हटा रही हूं तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एक चीज हो रहेगी यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे पहुंचे थे। अब देखो जो पी नॉट है, पी नॉट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, वो तो मेरा फिक्स होगा। दैट मीन्स पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 अपॉन n1। आप चाहो तो n1 को भी इसी स्टेप में रिमूव कर सकते हो, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, n2। डन? अभी मैंने पीछे बताया था ये क्या है, अगर ये रिलेटिव लोवरिंग था तो ये लोवरिंग था, ठीक है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से हम एक और डिफाइन बना सकते हैं, ठीक है, मींस लोवरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मींस लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, 2 रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को, तो क्या आ गई है, सोल्यूट के। अगर 1 होता तो हम कहते हैं सोल्वेंट है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई, एक और डिफाइन आ गई यहां से राउट्स लॉ की। क्लियर? तो ये मेरी थर्ड डिफाइन है, थर्ड डिफाइन होगी। सेकंड डिफाइन ये रिलेटिव लोवरिंग वाली थी, और फर्स्ट डिफाइन जहां से हमने स्टार्ट किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, उसके बराबर। तो यहाँ पर इसकी कितनी आ गई, हमारे पास 3 डिफाइन आ गई। क्लियर? चलिए आगे। अब आगे आते हैं, हमारे इसी को हमने एक्सप्रेशन को निकालना है टोटल प्रेशर की टर्म में। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब मुझे टोटल वेपर प्रेशर की टर्म्स में लेना है और वेपर फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जैसे राउट्स लॉ थी उसी की स्टार्टिंग वाली लेके चलोगे कि जिस भी कंपोनेंट का निकालना है विच इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन और उसी को प्योर स्टेट में ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, अब इस ए कंपोनेंट के लिए इसका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो होगा एक्स ए, इसका हो जाएगा एक्स बी। प्योर स्टेट में ये हो गया पी नोट ए, ये हो जाएगा पी नोट बी। ठीक है, और इसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालने जो पार्शियल प्रेशर है वो हो जाएगा पी ए और ये हो जाएगा पी बी। डन, इतना आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब इसमें चले, तो अब जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इनके पार्शियल प्रेशर की, तो वो क्या आ जाएगी, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। दोनों का प्रोडक्ट, मोल फ्रैक्शन का और जो प्योर स्टेट में है उसका प्रोडक्ट, दोनों साइड पे हमने ले लिया। क्लियर, एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1 2। क्लियर, अब ये तो एक गैस के दो कंपोनेंट हो गए ए और बी। ठीक है, दो कंपोनेंट आ गए। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, जो टोटल इनका प्रेशर आने वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी, यूज इक्वेशन 1 2 हेयर। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो P मेरा इसके बराबर आ गया एक्स से पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। मैंने जस्ट ऊपर वाला पुट कर दिया। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है इसे इन टर्म्स ऑफ वेपर फेस। इन वेपर फेस में निकालने के लिए हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अब वेपर फेस में निकालने के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन है वो हम लेंगे, जहां x लिया था ना, अब इसे x को y से रिप्लेस कर दो, y a और y b। ठीक है, अभी तक जो था राउट्स लॉ सोल्यूशन पे वर्क कर दिया, तो जितना किया अभी तक वो सोल्यूशन के लिए था। अब आते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही बोल दिया था वेपर फेस में निकालना है, तो मैंने इसे वेपर फेस में ले लिया। ठीक है, अब वेपर फेस में क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होते हैं, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। ऐसे ये किसके बराबर होगा, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। तो P A अपॉन P और P B अपॉन P। आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इतनी चीजें हमने निकाली। अब जस्ट एक दूसरे में इन्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर, अब इन्हीं को अपने पिछली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ देखो P A मेरा इसके बराबर है एक्स ए पी नोट ए। ठीक है, तो मैं यहां से निकाल सकती हूँ पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू वाई ए, और यहां से पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू वाई बी। ठीक है, आप चाहो तो इसे 4 5 कर सकते हो। यूज दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। वन में पुट करो, पी ए की जगह ये टर्म आ गई और बाकी टर्म ऐसे, तो क्या आ जाएगा हमारा ऊपर वाला एक्स ए पी नोट ए इज इक्वल टू P इंटू वाई। सेम ऐसे ये क्या आ जाएगा, एक्स बी पी नोट बी इज इक्वल टू P इंटू वाई बी। इसके बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों आ गई मेरे पास। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, बस मैंने इसे वेपर की फॉर्म में निकाला और ऊपर वाले के साथ रिलेट करके उसमें पुट कर दिया। क्लियर है इतना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं इसे यहीं पे रख रही हूँ ताकि हमें जो फॉर्मूला यहाँ से चाहिए होगा हम उसे वापस रीयूज कर सकें। अब तक मैंने क्या कर दिया, उसको उस फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे निकालना क्या था, एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। मैंने टोटल प्रेशर ले लिया, उसे वेपर फेस में भी ले लिया। अब मुझे इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो हमें पता है टोटल प्रेशर जो मैंने पीछे निकाला था P, यानी कि इक्वेशन नंबर 3। यूज इक्वेशन 3।
आई शो यू इक्वेशन नंबर 3, ये थी, मैं इसी इक्वेशन को यहां लिख रही हूं। तो P इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। क्लियर? आगे इतना। अब x से एक्स बी एक सोल्यूशन के ही दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। हमें पता है, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, दोनों का सम हमेशा 1 ही होगा। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ऐसे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 है तो मैं एक्स ए को कैसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ, ठीक है। यूज दिस इन हियर। तो एक्स ए को लिख दो 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। ये आ गया मेरे पास। क्लियर? अब इसे ओपन कर लो। ये चीज आ गई, इतना मैंने निकाल लिया। अब ये आ गया P इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस एक्स बी, इसमें भी है, एक्स बी इसमें से दोनों में है ना, तो मैं एक्स बी को कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं एक्स बी को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। डन। अब मुझे एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले ये टर्म इधर जाएगी तो आ जाएगा पी माइनस पी नोट ए अपॉन ये टर्म नीचे चली जाएगी, दैट इज पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ठीक है, 7 तक मैं ले चुकी हूं। आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 8। डन। मैंने यहां से क्या किया? जस्ट और जस्ट एक्स बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कि मेरी एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है। अब इतना आ गया। अब इस एक्स बी की वैल्यू को हम अपनी पिछली इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, मैंने एक्स बी की वैल्यू को निकाल लिया। अब मैं इसकी वैल्यू को अपनी पिछली इक्वेशन में पुट करूंगी, तो वो इक्वेशन हमारी आएगी देखो, मैंने एक्स बी निकाला है, एक्स बी जिस इक्वेशन में हम उसमें पुट करेंगे, तो एक्स बी मेरा इस इक्वेशन में था, इक्वेशन नंबर 7 में, तो मैं ये वैल्यू को 7 में पुट करती हूँ। आप चाहो तो यहां से एक्स ए भी निकाल सकते थे, उसे निकाल के आप 6 में पुट करते। ठीक है, जो भी निकाल लोगे इसमें पुट करोगे। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये रही आपके सामने। तो 7 इक्वेशन है एक्स बी पी नोट बी इज इक्वल टू पी इंटू वाई बी। पुट कर दू मैं एक्स बी की वैल्यू, पी नोट माइनस पी ए इतना आ गया मेरे पास, माइनस पी नोट ए आ गया इतना। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अभी कुछ नहीं किया। ठीक है, ये टर्म मेरी इतनी आ गई ओपन करके। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा P इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए पी नोट बी। ठीक है, इज इक्वल टू, सिर्फ इसे मल्टीप्लाई किया, इसे नहीं ओपन किया मैंने, इसे एज सच रखा। ठीक है, अब ये वाली टर्म मैं इधर लेके जाऊंगी, ये मैं इधर लेके गई, आ गया पी वाई बी पी बी माइनस पी नोट ए माइनस पी पी नोट बी। ये इधर लेके गई, प्लस की थी, इधर जाके माइनस हो। डन। अब इसमें देखो सारे में पी पी कॉमन है, तो पी मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा वाई बी पी बी माइनस पी नोट ए माइनस पी में बाहर ले चुकी हूं पी नोट बी इज इक्वल टू माइनस पी नोट ए पी नोट बी। डन। इतना आ गया। अब मुझे P निकालना था, हमें क्या निकालना था? टोटल प्रेशर यानी P इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस का, तो वाई बी। ठीक है, तो मुझे P निकालना है, तो P मेरा क्या आ जाएगा? पी नोट ए पी नोट बी अपॉन
ये माइनस था, ये माइनस इधर एडजस्ट कर दूंगी तो जो माइनस है वाला प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा पी नॉट बी माइनस वाई बी इंटू, आप चाहो तो इसका भी माइनस एडजस्ट कर सकते हो, ये माइनस एडजस्ट होएगा तो प्लस आएगा, तो ये जगह पी नोट ए माइनस पी नोट। ये सारे में नोट था ना, ठीक है। तो ये जगह पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ठीक है। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई मेरी पी नोट ए पी नोट बी अपॉन पी बी नोट प्लस वाई बी। ये आ गया मेरा टोटल प्रेशर यानी कि P इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। मुझे जो निकालना था मेरा यही थी स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस, टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। क्लियर, ही आ गया मेरे पास P। अब यहीं से हम निकालते हैं 1/P, इसी का उल्टा कर दो 1/P। 1/P के लिए उल्टा कर दो, पूरी साइड इन्वर्ट हो जाएगी, तो जगह पी बी नोट प्लस वाई बी इतना आ गया। अब इनके एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ जस्ट सेकेंड, यहां से हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, हम यहां पर इस टर्म को पूरा ओपन कर रहे हैं, डन, इतना आ गया। अब पीबी वाली जो टर्म है उन्हें एक साथ रखते हैं, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो P आया वो टर्म्स ऑफ B आया, अब उसे हमें A की टर्म्स में भी निकालना है, ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं। तो PB वाला हम जब बाहर लेंगे तो 1 माइनस वाई बी आ जाएगा इसमें और इसमें मिला के, प्लस वाई बी पी ए नोट। मैंने जस्ट इसे इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद इस वाली टर्म को मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद पीबी नोट वाली टर्म्स को मैंने एक साइड पे रख लिया, ये टर्म आ गई, ठीक है। अब हमें पता है 1 माइनस वाई बी किसके बराबर होगा, वाई ए के बराबर। अभी तो जैसे मोल फ्रैक्शन में किया था ना, जैसे यहाँ किया था, सेम वही चीज है, 1 माइनस वाई बी वाई ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस वाई बी को मैं वाई ए लिख दूंगी, ये आ गया मेरे पास जब सॉल्व कर लिया मैंने इसे, ठीक है। अब एक बार इसके नीचे ले जाओगे तो बीबी वाली टर्म कटी, और जब इसके नीचे ले जाओगे तो ए वाली टर्म कटी, तो इधर क्या बचेगा, वाई ए अपॉन पी ए नोट, ठीक है। और इधर वाली साइड पे बचेगा, दूसरी साइड पे वाई बी अपॉन पी बी नोट, ठीक है। आप कैंसिल करके देख सकते हो, तो मेरे पास आ जाएगा ये आ गया मेरा P इन टर्म्स ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन, जो मेरा एक्स ए कंपोनेंट भी है और इसके अंदर मेरा बी कंपोनेंट भी है, तो दोनों कंपोनेंट मेरे इसमें एक साथ है, क्लियर। तो यहां से मैंने अपना 1/P को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, यानी कि मेरा टोटल प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। अब यहीं से हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। यानी एक्स ए भी आना चाहिए आपकी टर्म में और वाई ए भी आना चाहिए, दोनों टर्म एक साथ आनी चाहिए, क्लियर।
लिक्विड वाले एक्स से एक्स बी और वेपर वाले वाई बी दोनों को एक साथ रिलेट करना है। अब वाई ए है, वाई ए अभी हमने निकाला था पीछे पी ए अपॉन पी, इसके बराबर था। अब व्हाट इज पी? पी इज पी ए प्लस पी बी, दोनों का सम ना, इसके बराबर होगा मेरे पास। क्लियर? पिछली इक्वेशन को यूज करो, पी ए इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने इक्वेशन 1 और 2 से लिया। ठीक है, ये तो मेरा वाई ए आ गया। इसी टर्म्स में आप वाई बी भी निकाल लो। सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। क्लियर? आ गया मेरे पास ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। कुछ भी चाहे तो आप पिछली इक्वेशन है उन्हीं को कंटिन्यू कर लो, नहीं तो इसे 1 और 2 मार्क कर लो। हम पिछली को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे पास पीछे इक्वेशन 8, आई मार्क इट एज 9, 10, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 11 और 11 नंबर 12 आ जाएगी। मैंने पिछली को ही कंटिन्यू कर लिया, तो 11 और 12 तक आ गई मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, तो 12/11 कर दो, 12 वाली इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, तो वाई बी अपॉन वाई ए आ जाएगा, दिस अपॉन दिस। जब इसे डिवाइड करोगे तो देखो ये नीचे वाली टर्म सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। ये ऊपर है तो ऊपर वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, यानी कि एक्स बी पी बी नॉट अपॉन एक्स ए पी ए नॉट आ गया मेरे पास। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट। आगे रिलेशन बिटवीन, ये मोल फ्रैक्शन है किसके, वेपर फेज के, ये है मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के, तो दोनों के बीच में मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट। ठीक है, अगर यहां पर देखो, इफ बी इज मोर वोलाटाइल, अगर बी मोर वोलाटाइल है किसकी कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू ए, अगर बी ए की कंपैरिजन में ज्यादा वोलाटाइल, तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा पी बी नोट का, बी वाले कंपोनेंट का, वो ज्यादा होगा ए से, क्योंकि वो कंपोनेंट जो ज्यादा वोलाटाइल है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो हमने वही चीज की, उसका कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा ए कंपोनेंट से। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर? दिस ये ना पी बी नोट अपॉन पी ए नोट। ठीक है, ये किसके बराबर है, यहां से निकालोगे तो वाई बी अपॉन वाई ए, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन एक्स बी अपॉन एक्स ए, यही चीज तो है। ठीक है, अगर ये टर्म जो है हमारी 1 से ग्रेटर है, ठीक है, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, और ये किसी से मल्टीप्लाई होके फिर ये रिजल्ट दे रही है, दैट मीन्स दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि जो वेपर फेस है which is that is more volatile as compared to liquid phase। rich in component B than liquid phase। ये ज्यादा वैल्यू आई इसकी वैल्यू ज्यादा आने की वजह से, मतलब जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है वो इसमें ज्यादा होगा, यानी इसके अंदर बी कंपोनेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। इसे हम बोलते हैं कोनोवॉल्फ लॉ या रूल। इसका मतलब है कि अगर एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर फेस में होने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब वो ज्यादा वेपर फेस में जाएगा। कॉमन सी बात है, जो वोलेटाइल है उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, यानी वेपर फेस में वो रिच होगा एज कंपेयर टू लिक्विड फेस। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कोनोवॉल्फ लॉ।
क्लियर? तो ये थी हमारी राउल्ट्स लॉ, जिसे हमने अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में फाइंड आउट किया। तो ये थी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी यूज होगी, बट इससे पहले हम इसी से एक रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस, आइडियल और रियल गैसेस तो बहुत बार पढ़ी है, अब यहाँ सोल्यूशन की बात है, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, एक सोल्यूशन आइडियल होगा इफ इट फॉलो इट्स बोथ कंपोनेंट फॉलो राउल्ट्स लॉ। जैसे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, उसे अगर फॉलो कर रहा है तो आइडियल मतलब हो जाएगा, हमारा गैस इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है तो आइडियल गैस बन जाती है ना। ऐसे अगर कंपोनेंट्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे तो वो क्या होंगे, आइडियल। ठीक है, और नॉन आइडियल वाले में डू नॉट फॉलो। क्लियर? दोनों कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट्स, तो यह जगह पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ऐसे पी बी दूसरा कंपोनेंट किसके बराबर होगा, एक्स बी पी नॉट बी, और ये तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उसकी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 होगी, ऐसे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगी मेरी 0। ठीक है, फॉर आइडियल सोल्यूशन जो चेंज इन वॉल्यूम है ऑन मिक्सिंग ये भी क्या होगा 0, और चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग ये भी क्या होगा 0। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, राउल्ट्स आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल के लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बार एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो मैं इसी डिफरेंस की फॉर्म में ही कर रही हूँ। नेक्स्ट आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। जो आइडियल सोल्यूशन है इसके बहुत कम एग्जाम्पल होंगे, जैसे आइडियल गैसेस बहुत कम होती हैं, ना के बराबर है, ऐसे आइडियल सोल्यूशन भी बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे रखेंगे 50 cc ऑफ एनहेक्सेन प्लस 50 cc ऑफ एनहेप्टेन। ठीक है, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा एक आइडियल सोल्यूशन होता है 50 cc। ठीक है, इसमें आप कोई भी सोल्यूशन दे सकते हैं, एनी सोल्यूशन, लाइक शुगर वाटर, वाटर प्लस एसिड, वाटर प्लस HCl या वाटर प्लस H2SO4, कुछ भी ले लो, ये सारे हमारे नॉन आइडियल। क्लियर? तो ये आ गया मेरा नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये आ गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जिन्हें राउल्ट्स से निकालना है। ये राउल्ट्स लॉ के फॉलो करेगा बोथ कंपोनेंट्स, इसे ये फॉलो नहीं करेंगे। इसमें डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग और एच ऑफ मिक्सिंग 0 होंगी, इसमें नहीं 0 होंगी। 50 cc हेप्टेन हेक्सेन का सोल्यूशन, और इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी दे सकते हो, एनी एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस बेस, सारे इसी के एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्लियर? तो ये थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड थे। तो यह सोल्यूशन का पार्ट था जो हम अब तक कर रहे थे। अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का उसके स्टार्ट करेंगे और 1 by 1 सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।